बात कर रहे हैं वेक्टर एडिशन की। जैसा हम आपको कल बता चुके हैं, वेक्टर एडिशन के लिए हम दो नियमों को मुख्यतः काम में लेते हैं, एक तो त्रिभुज नियम ट्रायंगल लॉ और दूसरा है समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका जो नियम है वो क्या है? इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant vector is represented in magnitude and direction by diagonal of the parallelogram drawn from the same point। तो ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परिभाषा हुई। अब मैं सरल अर्थों में इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि दो वेक्टर हों, सदिश हों, और उनको किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया जा सके, तो इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों सदिशों का जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, वो इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में नहीं आई? अब मैं चित्र बनाकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मान ले हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर, ये कोई वेक्टर है v, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर b। अब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान रखें, अब आप ये कहेंगे कि ऐसे तो हमने त्रिभुज लॉ में भी देखे थे, वहां एक अंतर था, उसमें जैसे वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था इस तरह से, तो वहां एडिट हमने उनको कैसे ऐड किया था कि दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड पर रखा था, इसको इस तरह से शिफ्ट किया था। ठीक है, तो इसमें क्या विशेषता थी त्रिभुज नियम में कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल एक जगह मिलनी चाहिए, और यहाँ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ टेल टू टेल मिलेगी। अगर किसी तरह से हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं और पहले जो सदिश के हेड पर दूसरे सदिश की टेल को नहीं ले जा पा रहे हैं किसी कारण से, तो बहुत आसान रहता है कि हम समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करें या इसका उपयोग करें। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि सदिश ए को पहले खींचा मैंने, इसको मैंने मान लेता हूं क्या ओ ए, और इसको पी और क्यू ले लेते हैं जिससे आसानी रहेगी, क्योंकि अगर ए यहां भी मानूंगा यहां भी मानूंगा तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी कि ए कौन सी वाली है। तो ओ ए सदिश को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं वेक्टर पी से और इसको मान लेता हूं मैं ओ बी, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू वेक्टर से। तो मैं क्या करता हूं, दोनों वेक्टर्स की पी और क्यू वेक्टर की टेल को एक साथ करता हूं, जितना भी एंगल बना रहे हैं इसको इस तरह से शिफ्ट करके ला रहा हूं यूं। ठीक है, तो ये एंगल बना है दोनों के बीच में, और इस एंगल को नाम में दे देता हूं थीटा। ठीक है, और ये बी हो गया, ये वेक्टर हो गया क्यू, इस तरह से। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो इसके लिए मैं समांतर चतुर्भुज का निर्माण कैसे करूं? वही इस तरह से समांतर चतुर्भुज का हम निर्माण करते हैं, और चलो इसको मान लेता हूं मैं सी। तो इन P और Q दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, विकर्ण तो AB भी हो सकता था लेकिन वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार पुनः मैं आपको परिभाषा बताने का प्रयास करता हूं। ये नियम है क्या एक्चुअल में कि यदि किन्हीं दो सदिशों को, जैसे मैंने यहाँ दो सदिश कौन कौन से लिए, P और Q, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया जा सके, तो दो आसन्न भुजाएं कौन कौन सी? OA और OB। तो मैंने OA भुजा के द्वारा वेक्टर P को और OB भुजा के द्वारा वेक्टर Q को व्यक्त कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है? तो इन दोनों सदिशों का जो रिजल्टेंट है वो इनके कटान बिंदु, कौन सी? भुजा OA और भुजा OB के कटान बिंदु O से गुजरने वाले विकर्ण अर्थात OC के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। किसमें? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड जो OC की जो लंबाई है, OC की जो लंबाई है, ये भाई सदिश है, ध्यान रखना भाई,
इस तरह से, और ये डायरेक्शन है ओसी की। तो जो ओसी की जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ ओसी विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर मींस रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू, और इसकी जो दिशा होगी वो दिशा आप मान लेते हैं। माना जो रिजल्टेंट आर है उसकी दिशा सदिश पी के साथ कोई अल्फा कोण बनाती हुई, ठीक है। तो अब हम इनका मान निकालेंगे। भाई एक बात सोचिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सदिश राशि है वो बीजगणित के सामान्य नियमों का पालन तो करती नहीं है। तो ऐसा है नहीं कि भाई ये 5 का है, ये 3 का है, तो रिजल्टेंट 8 का हो गया। इनके विशेष नियम होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सदिशों का योग नियम। अलग से ही है, जैसे पहले हमने त्रिभुज नियम देखा था, अब चतुर्भुज नियम दे रहे हैं। तो इसमें अब मैं आपको विश्लेषण करके आर जो है रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताऊंगा, और इसकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन कैसे, अर्थात जो आर क्षैतिज जो सदिश है हमारा पी, इसके साथ जो अल्फा कोण बना रहा है, तो कोण अल्फा का मान हम निकाल के आपको बताएंगे। आप दिशा के लिए चाहे वही क्यू के साथ भी कोण अल्फा ले सकते हैं, पर उसमें थोड़ी जटिलताएं रहेंगी, इसलिए आसान तरीके पर हम जाएंगे और इसको हम आपको निकाल के बताते हैं। अब मैंने चित्र को अलग से बना लिया है क्योंकि फिर लिखने के लिए स्पेस नहीं था। तो जैसा आप देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की भुजा OA के द्वारा मैं वेक्टर P को व्यक्त कर रहा हूं, और OB भुजा के द्वारा वेक्टर Q को, और इनका जो रिजल्टेंट है इन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु अर्थात O बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण है R, जो OC से आप व्यक्त किया जा रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड अर्थात R का जो मान है, मापांक है, वो हम निकाल के आपको बताएंगे। साथ में इसकी दिशा भी जो क्षैतिज के साथ अर्थात P सदिश के साथ या कहें OA के साथ जो कोण बना रहा है उसको भी निकाल के बताएंगे। तो इसके लिए अब देखो, इस स्थिति में हम नहीं निकाल सकते, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और सबसे सरल बात रहती है कि समकोण त्रिभुज बना दिया जाए कैसे भी। तो अब समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं कि जो OA भुजा है समांतर चतुर्भुज की, उसको मैं आगे बढ़ाता हूं इस तरह से, और इस पर शीर्ष C से लंब डाल देता हूं, ठीक है भाई। और मान देता हूं ये लंब कहां काट रहा है, M बिंदु पर। तो अब आप देखिए कि BOA अगर ये कोण थीटा था तो ये भी कैसा होगा, थीटा ही रहेगा। क्यों, ये कैसे हैं, संगत कोण है। भाई ये दो समांतर रेखाएं, समांतर चतुर्भुज तो दोनों समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा मानी जाएगी, कौन सी, OA। तो ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे, संगत कोण होंगे, इसलिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज कौन सा, AMC में क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज AMC में देखिए cos थीटा। अब आप देखिए cos और sin की बात यहां कहां से आई। भाई देखिए मैं इसको ड्राइव करूंगा ना मैग्नीट्यूड R को, तो उस समय इनकी जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी अभी आप देखेंगे। तो फिलहाल आप देखिए इस समकोण त्रिभुज में cos थीटा। अब cos थीटा हम जानते हैं किसका अनुपात होता है भाई, आधार और कर्ण का। अब आधार क्या है इसमें देखिए AM, और कर्ण क्या है हमारा AC। तो देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा AM बाई AC। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जब आमने सामने की भुजा बराबर है तो अगर OB Q है तो AC भी कितना होगा, Q, ठीक है भाई, लेंथ में, मैग्नीट्यूड में। तो अब क्या लिख सकता हूं भाई, AM बटे AC के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, Q। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि AM इज इक्वल टू Q cos थीटा। इसको ढंग से याद करो, AM किसके बराबर होगा, Q cos थीटा के। अब एक चीज और देखें, साइन थीटा किसके बराबर होगा भाई, तो साइन थीटा और साइन थीटा रेशो किसका होता है भाई, लंब और कर्ण का। तो लंब CM और कर्ण क्या है, वही AC, और CM और AC फिर Q। तो CM का मान निकालेंगे तो CM विल बी इक्वल टू Q साइन थीटा। इन दोनों को ढंग से याद रखना। अब समकोण त्रिभुज में कौन सा ले रहा हूं,
ONC। तो अब समकोण त्रिभुज ONC में, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण और कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से किसके बराबर होता है? आधा का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसका मतलब OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू आधार क्या है? OM प्लस और लंब क्या है? MC या CM, कुछ भी लिख दें। अब देखिए OC क्या है? R। अब आप देखिए सब वेक्टर R क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? मैं क्या निकालने जा रहा हूं? मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन की बाद में बात करेंगे, पहले मैं OC का मैग्नीट्यूड अर्थात OC की लंबाई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R। इट मींस आई हैव टू राइट ओनली R, नॉट वेक्टर R। तो OC स्क्वायर इट मींस R स्क्वायर और OM, अब देखिए चित्र में ध्यान से, OM इज इक्वल टू OA प्लस AM। तो दो भागों में स्प्लिट कर देता हूं मैं इसको। कैसे? हाँ, क्या बताया भाई? OA प्लस AM, OA प्लस AM का होल स्क्वायर और CM का मान आप जानते हैं, CM इज इक्वल टू Q sin थीटा। ठीक है, तो अब देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू OA का मतलब P, लेंथ ले रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो P प्लस AM और AM इज इक्वल टू क्या है? Q cos थीटा। ठीक है, प्लस और ये क्या हो गया? Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं भाई। तो देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे? पहली संख्या का वर्ग, तो P स्क्वायर प्लस बीच में इनके गुणा का दुगना अर्थात 2PQ cos थीटा प्लस दूसरी संख्या का वर्ग Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस ये है ही हमारे पास Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस यहां देखिए अपने आप cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर इन दोनों के साथ Q स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अब आप समझ गए होंगे ये ट्रिग्नोमेट्री की फेमस आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। इट मींस R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। Here is the magnitude of resultant R। अर्थात जो सदिश P और सदिश Q का जो परिणामी था, एडिशन, वेक्टर एडिशन के बाद जो परिणामी था, जो इनके कटान बिंदु से होकर गुजर रहा था, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड भी करेगा? P और Q के मान पे तो करेगा ही, साथ में दोनों सदिशों के बीच बनने वाले कोण पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम कोण के हिसाब से अलग अलग इसको देख लेते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल के बता दिया, क्योंकि R इज आल्सो वेक्टर। आप जानते हैं भाई दो सदिशों का परिणामी है R, रिजल्टेंट है। इट मींस इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ R? आपने देखो मैग्नीट्यूड तो इसका देख ही लिया कि R का मैग्नीट्यूड कितना होता है। ठीक है, अब इसके मैं डायरेक्शन भी देख लेता हूं कि जो R है वो क्षैतिज सदिश P के साथ अर्थात OA भुजा के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रहा है? कौन? R। तो इसके लिए आप देखिए एंगल क्या बना रहा है? R OA सदिश के साथ या P सदिश के साथ अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, और हम सब जानते हैं भाई फिजिक्स में अगर किसी की दिशा देखनी हो तो किसका मान निकालते हैं? tan का मान निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेता हूं मैं? वही आपका OMC। तो समकोण त्रिभुज OMC में tan अल्फा, अब tan अल्फा का मान निकालते हैं। tan अल्फा, अब हम जानते हैं tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, अर्थात लंब और आधार का अनुपात होता है। अब लंब क्या है इसका? CM। ठीक है, और आधार क्या है इसका? OM।
अब उसी तरह CM और OM को दो भागों में भाग हम बांट देते हैं, OA प्लस AM, तो tan अल्फा इज इक्वल टू CM का मान अभी आपने देखा था Q sin थीटा, आपको याद ही है, OA P के बराबर है और AM Q cos थीटा के, ठीक है। तो इनमें हम Q और P का मान साथ में थीटा का मान रख के और tan अल्फा का मान निकाल सकते हैं और उससे हम अल्फा की गणना कर सकते हैं। और अगर हम सीधे कहें हम तो tan अल्फा की बजाय अल्फा ही लिखेंगे, तो tan का इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। ऐसा करके हम आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि भाई किन परिस्थितियों में कि ये अधिकतम हो सकता है, कौन अधिकतम हो सकता है, इसका रिजल्टेंट किन परिस्थितियों में अधिकतम होता है, किन परिस्थितियों में न्यूनतम होता है। तो जैसा आपको याद है कि R अर्थात रिजल्टेंट किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। हम जान ही चुके हैं कि रिजल्टेंट R का मान P और Q सदिश के मान के साथ साथ P और Q के बीच बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है, ठीक है। P और Q के बीच का जो कोण क्या है, थीटा। अब हम जानते हैं कि cos थीटा का मान अधिकतम कितना होता है, 1, ठीक है, और न्यूनतम मान कितना होता है, -1। तो cos वैल्यू ऑफ cos थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। तो अब +1 कब होगा, जब, तो स्थिति नंबर 1 cos थीटा का मान 1 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0। तो cos 0 का मान क्या होगा, 1, और उस समय R की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और वो कितनी होगी भाई, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। cos थीटा का मान 1 है और ये किसका होल स्क्वायर है, P प्लस Q का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर और अंडर रूट का चिन्ह वो कट जाएंगे, तो P प्लस Q अर्थात रिजल्टेंट R की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, सदिश P की लेंथ प्लस Q की लेंथ। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ दीजिए। अब डायरेक्शन क्या होगी भाई, ये तो हमने क्या देख लिया कि रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड अधिकतम कब होगा और कितना होगा, दोनों। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए उस tan अल्फा का जो भी सूत्र था आपने देखा था, tan अल्फा बराबर Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा में मान रखिए, थीटा का मान 0 रखेंगे तो देखिए sin 0 का मान 0 हो जाएगा, तो ये 0 बटे P प्लस cos 0 का मान 1 होता है P प्लस Q। अब 0 को डिवाइड करें P प्लस Q से 0 ही आएगा, तो tan अल्फा का मान 0 अर्थात अल्फा भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा 0 कब होगा, जब रिजल्टेंट R किस डायरेक्शन में हो, OA डायरेक्शन में हो, अर्थात उस समय जो रिजल्टेंट है वो भी किस डायरेक्शन में होगा, सदिश P की दिशा में। अब आप कहेंगे साहब तो Q कहां है, अरे भाई थीटा बराबर 0 कब था, थीटा बराबर 0 कब होगा, जब Q को उठा के लाइए और बिल्कुल सीध में कर दीजिए, बिल्कुल पैरेलल कर दीजिए सदिश P के, तो थीटा का मान 0 होगा ना। इसका मतलब P एंड Q आर इन द सेम डायरेक्शन, और जब P और Q आर इन द सेम डायरेक्शन देन रिजल्टेंट R इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। तो P और Q की दिशा में कौन होगा, Q होगा। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई बीजगणितीय रूप में या ग्राफिकली रूप में हम कैसे दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, और मैंने कल बताया था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन जस्ट ऐड देम, और वो डायरेक्शन जो होती है जिसकी रिजल्टेंट की वो उनकी दिशा में होती है। अब इसकी न्यूनतम वैल्यू कब होगी भाई, एक सेकंड देख लेते हैं। व्हेन थीटा इज 180, तो उस स्थिति में cos 180 का मान हम सब जानते हैं -1 होता है, उस समय R मिनिमम होगा और वो बराबर होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 की जगह मैं रख देता हूं -1, तो ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, -1 की। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ दैट इज होल स्क्वायर ऑफ P माइनस Q, और P माइनस Q का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर और कर देंगे, तो R मिनिमम अर्थात रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, P माइनस Q, और कब होता है, when both vectors are in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अभी कह रहे साहब 180, अरे 180 कौन सा होता है, जब P इस दिशा में है और Q इस दिशा में हो, तभी तो इनके बीच का जो कोण है एंगल 180 डिग्री आएगा। और जब अलग अलग है तो बड़े लेंथ में से
मैग्नीट्यूड जो भी मैग्नीट्यूड में जाता है, p ज्यादा है तो p माइनस q कर दीजिए, अगर मैग्नीट्यूड में q ज्यादा है तो q माइनस p कर दीजिए, और दिशा रिजल्टेंट की कौन सी होगी, जो बड़े सदिश की दिशा है, अर्थात p सदिश और q सदिश में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वही डायरेक्शन किसकी होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। अब मैं एक तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण केस की बात करता हूं कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। तो इसके लिए उदाहरण लेता हूं मैं कि कोई पार्टिकल है, उस पर एट द सेम टाइम टू वेक्टर्स या टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन एक है, ठीक है। डायरेक्शन चलो बाद में बात करेंगे डायरेक्शन एक की, पहले मैं मान लेता हूं दोनों बल जो किसी कण पर या पिंड पर कार्य कर रहे हैं उन दोनों की वैल्यू बराबर है, और मैं मान लेता हूं थर्ड केस में कि लेट p का जो मैग्नीट्यूड है और q का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, और इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर मान लिया मैंने, f के, क्योंकि दोनों ये कहां कार्य कर रहे हैं, एक पिंड पर या कण पर कार्य कर रहे हैं। तो अब मैं देखता हूं कि क्या होगा, तो r इज जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट का आपको पता ही है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही है ना। तो अब देखिए इसमें रखिए, सबके स्थान पे क्या रख देता हूं मैं, f रख देता हूं, p और q दोनों के स्थान पर देखो f स्क्वायर प्लस 2f इंटू f 2f स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए भाई कि r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2f स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मैं प्रयोग कर लेता हूं। अब आपको जैसे सूत्र पता ही है भाई, आपने सूत्र पढ़ा था शायद आपको ध्यान हो, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है भाई, और बाई 2, ये सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2, ये सूत्र होता है, नहीं सॉरी ये सूत्र होता है, मैं गलती लिख दिया कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इससे मैं क्या कह सकता हूं कि 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर क्या होगा, चलो यही मान रख देते सीधे। अब देखिए r बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2f स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा का मान रखिए, cos थीटा का मान क्या होगा, इसी तरह cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 थीटा है तो यह थीटा है, और जब थीटा यहां है तो क्या आएगा, यह थीटा बाई 2 और माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज कैंसिल विद प्लस 1, और इससे क्या मिला कि r इज इक्वल टू 4f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इससे अगर मैं स्क्वायर रूट को हटा दूं तो क्या आएगा भाई कि r इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई इसका महत्व क्या है, न्यूमेरिकल सरल आपको लगे, इसके लिए आप सीधे सीधे इसको मेमोराइज कीजिए कि जब दोनों सदिश बराबर हों तो डायरेक्ट इसमें मान रखने की जरूरत ही नहीं, इतनी देर आपको लगी है वो नहीं लगेगी, और सीधे सीधे आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 2f cos थीटा बाई 2। f क्या है, मैंने मान लिया था कि p और q दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, f के बराबर है। अब भाई ऐसा भी हो सकता है, देखिए 2-3 केस हम देख लेते हैं, उनको भी आप मेमोराइज कर लिए कि यदि थीटा कितना होता, 60 डिग्री होता, कितना 60 डिग्री होता, तो यहीं देखना इफ थीटा इज इक्वल टू 60 तब क्या होता, r उस समय क्या होता भाई 2f cos
60/2 cos 30 और हम जानते हैं कि 2f cos 30 का मान क्या होता है √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल √3f। तो अब आप कहेंगे ये क्या है? बहुत सरल सी बात है भाई, जब दो सदिश हो समान, उनका मैग्नीट्यूड हो, उनका मान बराबर हो और 60 डिग्री पर दोनों एक्टिंग हो, दैट मींस द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू √3f। सीधे सीधे याद करिए इस बात को। एक और केस लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा भाई? तब r बराबर होगा, इसी में रखिए 2f cos थीटा की जगह लिखूं 90/2 45, इट मींस r बराबर 2f cos 45 का मान 1/√2, 2 से √2 ये कैसे कटेगा भाई? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें जब एंगल कितना है 60, तो रिजल्टेंट समान वेक्टर्स का कितना है √3 है। ठीक है, f उनका मैग्नीट्यूड जो बराबर है, और इफ एंगल इज 90 देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू √2f। और एक केस देख लेते हैं, इफ थीटा इज 120। इन तीन केस को आप याद रखिए, ज्यादातर इन्हीं में से आ जाता है न्यूमेरिकल करने के लिए। इफ तीसरा केस है कि इफ थीटा इज 120 देन r विल बी इक्वल टू 2f cos 120/2, तो 2f cos 60, और आप जानते हैं 2f cos 60 का मान 1/2, तो r बराबर f है ना। कमाल की बात, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई दो सदिशों का परिणामी उन सदिशों के बराबर कब होगा। भाई ध्यान रखो ना, जब मैंने परिणामी क्या माने थे, p और q दोनों का मैग्नीट्यूड क्या माना था, मैंने f माना था। इस बात को ध्यान रखें। तो कब होगा? यदि दो समान वेक्टर 120 डिग्री के कोण पर कार्यरत हों, तो उनका रिजल्टेंट स्वयं के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। समान जो हुए ना वेक्टर, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। तो तीनों आपने याद कर लिए ना कि जब दोनों जो सदिश हैं, समान सदिश हैं, जो 60 डिग्री के कोण पर हैं, तब उनका रिजल्टेंट आता है √3f। जब 90 पर हैं तो √2f, और जब 120 डिग्री के पर हैं तो r बराबर f, अर्थात रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर।